Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi as always। और बड़े बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और तहे दिल से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब जैसा कि शुरुआत से हम कहते चले आ रहे हैं, क्लासेस 3 सेगमेंट्स में जा रही है, तो तमाम स्टूडेंट्स को जो जहां से भी जिस माध्यम से भी हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उन सब का एक बार फिर से स्वागत है। और लास्ट सेशन में पहली क्लास हमने करी थी और हमने कहा था कि इस सेशन से हम आपके कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे। तो बेटे इस सेशन में अब मैं जो टॉपिक लूँगा वो ब्रांच अकाउंट से हमने डिसाइड करा है कि हम स्टार्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंट ऐसा टॉपिक है जो कि आपने इससे पहले के लेवल्स पे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों ने इसको बीकॉम में पढ़ा हुआ है और कुछ लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसके बारे में जाना है, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने निश्चित रूप से ब्रांच के बारे में इससे पहले नहीं पढ़ा है। तो घबराने की किसी को किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट का टॉपिक हम बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करेंगे। ब्रांचेस क्या होती हैं, हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली जो भी टॉपिक हम करेंगे वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अल्टीमेटली उसका क्या एप्लीकेशन होगा। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सारे लोग आ गए हैं। तो ब्रांच अकाउंट्स, तो बेटे अगर मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ब्रांचेस हम लोग क्यों ओपन करते हैं, ब्रांचेस किस लिए ओपन करी जाती हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर देने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और कुछ लोगों ने तो स्क्रीन्स पे अपने आंसर भी मेरे कहने से पहले ही डाल दिए हैं। कुछ बच्चों ने लिखा है स्क्रीन्स पे, सर क्योंकि हम अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ने लिखा है हम अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा है क्योंकि हम अपने सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। और बिल्कुल सटीक आंसर है, सिंपल से आंसर हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ करके आपके शहर में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, सैटेलाइट पार्टनरशिप्स चैनल्स खोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम नई मार्केट्स को टैप करना चाहते हैं, नई मार्केट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं छुपा हुआ इसमें हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। तो बेटे ब्रांचेस क्या होती हैं ये तो अब आपको पता लग गया। अब बेसिकली आप ये बताइए कि ब्रांच अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक बार फिर से, अगर ब्रांचेस हैं तो ब्रांच अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन असली आंसर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज वी वांट टू असेस द परफॉर्मेंसेस ऑफ आवर ब्रांच। अब हमारी ब्रांचेज हैं तो हमें देखना और परखना तो पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच है जो प्रॉफिट में है, कौन सी ब्रांच है जो नुकसान में है, कौन सी ब्रांचेस हैं जहां जो हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही हैं, जहां के हमें रेमेडियल एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि ब्रांचेस क्यों ओपन करी जाती हैं और ब्रांच अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती हैं, ये सिंपल जर्नल कॉमन आंसर्स हैं, इज़न्ट कॉमन क्वेश्चन से और इनके कॉमन आंसर्स हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग एंटिटीज़ के द्वारा इसलिए ओपन करी जाती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ब्रांच की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, क्या ब्रांच फ़ायदे में चल रही है या नुकसान में चल रही है, क्या वो हमारे टारगेट को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ब्रांच अकाउंटिंग से हमें ये पता लगेगा, और अगर हमें लगता है कि टारगेट से हम थोड़ा नीचे चल रहे हैं तो हम रेमेडियल एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें लगता है कि ब्रांच बहुत ज़्यादा नुकसान में है तो इससे बेहतर है कि हम उस ब्रांच को बंद कर दें, इज़न्ट इट और नॉट। तो इसलिए ब्रांच अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बेटे अगला सवाल उभर के सामने ये आता है कि जो ब्रांचेस होती हैं, और ये बड़ा लॉन्ग चैप्टर है, करेक्ट। ब्रांचेस को तुम में से जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है तो उन लोगों को ये मालूम है कि ब्रांचेस को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं और दूसरी फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, करेक्ट। मैंने कहा कुछ तो डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं और कुछ फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, इज़न्ट इट। यानी कि हम इस चैप्टर को 2 परिधियों में, 2 पैरामीटर्स में बांट देंगे, डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। अब जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती है, नाम से ही पता लग रहा है ये वो ब्रांचेस हैं जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित है, इज़न्ट इट और नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक ब्रांचेस, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू गिव मी ए वेरी स्ट्रेट आंसर दैट डोमेस्टिक ब्रांचेस आर दोज हुज एरियाज ऑफ ऑपरेशंस आर कन्फाइंड। बेटे कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित, करेक्ट, जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित हैं।
उसके अलावा फॉरेन ब्रांचेस होती हैं। फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो कि देश के बाहर लोकेटेड हैं, जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है। इज इट क्लियर टू यू? सपोज हम दिल्ली में हैं और हमारी कोई ब्रांच यूएसए में है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डोमेस्टिक ब्रांचेस का या फॉरेन ब्रांचेस का? एब्सोल्युटली राइट। तो बेटा ये फॉरेन ब्रांचेस का एग्जाम्पल है, इजंट इट और नॉट? तो इस चैप्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड करा है। जब मैंने पहली क्लास में चर्चा करी थी आपके सिलेबस के बारे में, तो मैंने ये भी कहा था कि जब हम ब्रांच अकाउंट करेंगे तो ब्रांच अकाउंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ना सिर्फ ब्रांच अकाउंट करेंगे, हम फॉरेन ब्रांचेस भी करेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11 को भी हम इसी चैप्टर के साथ करेंगे। करेक्ट? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11 जिसका कि ताल्लुक इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से है, तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक फॉरेन ब्रांचेस से होता है। तो इसलिए बेहतर रहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11 को फॉरेन ब्रांचेस के साथ कर लिया जाए। यहाँ तक ठीक है बेटे? अब बात चल रही थी डोमेस्टिक ब्रांचेस की और फॉरेन ब्रांचेस की। अब डोमेस्टिक ब्रांचेस के बारे में आपने देखा कि ये वो ब्रांचेस हैं जो कि घरेलू सीमाओं तक सीमित होते हैं, जिनके ऑपरेशंस। अब डोमेस्टिक ब्रांचेस को भी हम दो फर्दर पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होती है बेटे डिपेंडेंट ब्रांचेस और उसके बाद होती हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इससे पहले ब्रांच अकाउंट को, वो और ध्यान से सुने। जितनी भी डोमेस्टिक ब्रांचेस होंगी उनको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम कहेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस और एक हम कहेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब बेटे जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो कौन सी ब्रांचेस होती हैं? डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो कि कंप्लीटली हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। करेक्ट? कंप्लीटली हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है से भी हमारा क्या मतलब होता है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस वो होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, और उसके अलावा कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको कि तुम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बोलते हो। और बेटे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये वो ब्रांचेस हैं जो कि हेड ऑफिस पे निर्भर नहीं करती, ये आत्म स्वलंबी जिसे हम कहेंगे ब्रांचेस होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि वो स्वावलंबी ब्रांचेस हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो निर्भर नहीं करती हैं, वो अपने आप पर ही निर्भर करती हैं। तो एक तो है डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर भी बाद में हम देखेंगे कि कई तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम्स देखने में आते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले ब्रांचेस के बारे में देखा परखा है उनको मालूम होगा, आप लोग बीकॉम लेवल पे कुछ करा करते थे, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वगैरह, हालांकि उतना डीपली आपने नहीं करा है। तो इस लेवल पे हम बाद में देखेंगे कि जितनी भी डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे, और उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, परखेंगे, ऑफ कोर्स एनालाइज करेंगे और बड़ा इंसाइटफुल एनालिसिस करेंगे। एक तो डेटर सिस्टम होता है, एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता है, उसके बाद फिर होलसेल ब्रांच सिस्टम होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ा है। तो इस लेवल पे हम होलसेल ब्रांच सिस्टम को और भी ज़्यादा गहराई से ना सिर्फ देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा बहुत गहराई से समझने की कोशिश भी करेंगे। करेक्ट? तो तीन तरह के अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस में देखने में आएंगे। एक तो डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और उसके बाद होलसेल ब्रांच सिस्टम। कई लोग होलसेल ब्रांच सिस्टम को ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं। उसके अलावा जब हम डिपेंडेंट ब्रांचेस को कवर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की तरफ जाएंगे। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ ब्रांच को पूरी छूट है, ब्रांच अपने पर निर्भर करती है, हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है कि ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद बनाएगी, अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाएगी। फिर हेड ऑफिस अकाउंटिंग ईयर के एंड में ब्रांच को बोलेगा कि आप अपना ट्रायल बैलेंस हमें दे दो, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस को फिर हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेट करा जाएगा। ये सब क्या करना है, ये हम जब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को पढ़ने के बाद फिर हम फॉरेन ब्रांचेस की तरफ मूव करेंगे और अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11 की तरफ हम जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे ब्रांच अकाउंट के बारे में। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट का चैप्टर अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंट्स, करेक्ट? थोड़ा सा मैं स्क्रीन देख लूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें देखना पड़ता है कि कोई चीज़ कहीं बाहर तो नहीं आ रही है, नहीं, तो ये इधर की तरफ है।
करेक्ट। तो ब्रांच अकाउंट बेटे मैंने स्टार्ट करा ब्रांच अकाउंट से, ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स। हालांकि ब्रांच अकाउंट्स मैंने लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटे मैं एक मिनट जरा अपना मोबाइल बंद कर दूं, और मेरी आप लोगों से भी इल्तिजा है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो लोग अपने मोबाइल को बंद रखें। करेक्ट। हाँ जी, तो ब्रांच अकाउंट के बारे में अब मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। तो मैंने अभी अभी आपसे ये कहा कि जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा पहले मैं डायग्रामेटिकली वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने कहा जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रांचेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक तो मैंने कहा डोमेस्टिक ब्रांचेस, करेक्ट। और मैंने बताया कि डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित होते हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस के बाद फिर मैंने बात करी थी फॉरेन ब्रांचेस की। तो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनकी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होंगी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है बेटे, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं उनके भी दो पार्ट होते हैं। डोमेस्टिक ब्रांचेस के भी दो हिस्से होंगे, करेक्ट। डोमेस्टिक ब्रांचेस के दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस। और फिर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस लेटर ऑन। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती है? जाहिर है कि ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, करेक्ट। डोमेस्टिक ब्रांचेस क्या होती हैं? ये तो मैंने आपको बताया, जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित है। ब्रांचेस हुज एरिया ऑफ ऑपरेशन, डोमेस्टिक ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस whose area of operations are confined। बेटे confined का मतलब होता है सीमित। are confined to the domestic territory of the nation। और to the domestic territories इतना ही लिख दो, to the domestic territories, TERRITORIES। तो डोमेस्टिक ब्रांचेस क्या होती हैं? जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित है। यहां तक ठीक है, किसी तरीके का डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने बताया फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन ब्रांचेस का मतलब है ब्रांचेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो कि, बल्कि इंडिया अभी मैंने नहीं लिखा, विच आर लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरीज, क्योंकि हम पर्टिकुलरली अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी।
तो वो ब्रांचेस जो किसी देश की घरेलू सीमाओं के बाहर लोकेटेड है उनको हम क्या कहेंगे, फॉरेन ब्रांचेस, करेक्ट। लेकिन पहले हम चैप्टर को एनालाइज करेंगे डोमेस्टिक ब्रांचेस से, बाद में फिर हम फॉरेन ब्रांचेस पर आएंगे, करेक्ट। अब बेटे जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं, जितनी भी डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस, थोड़ा सा मैं इसलिए रुक रहा हूँ, कई बार ये इंटरनेट थोड़ा सा वो नीचे हो रहा है, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, आपने देखा होगा थोड़ा सा डलनेस आ गई, इसलिए मेरे को रुकना पड़ा था। तो बेटे डोमेस्टिक ब्रांचेस की बात चल रही है, तो डोमेस्टिक ब्रांचेस मैंने कहा वो ब्रांचेस हैं जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित है। डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, और डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, ध्यान से अब मेरी बात को सुनें। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, ये बात आपको और हमें सबको मालूम है। लेकिन कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं से क्या मतलब है, ध्यान से सुने, लिखना नहीं है ये चीज़, जब मैं लिखने के लिए बोलूँ तो तब आपने लिखना है। ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है। डिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब है ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी गुड्स नहीं खरीदेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने कहा डिपेंडेंट ब्रांचेस, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब है कि ब्रांच कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड तो करती है, लेकिन बेटा इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच अपनी तरफ से किसी भी तरीके के कोई गुड्स नहीं खरीदेगी, नंबर वन। नंबर टू, ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों के लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करेगी। जब हम कहते हैं कंप्लीट डिपेंडेंस, तो इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए उसके लिए हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच को खर्चों के लिए जितना कैश चाहिए वो हेड ऑफिस भेजेगा। ब्रांच के संबंध में जितने भी पॉलिसीज होंगी, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे, ब्रांच के संबंध में जितनी भी पॉलिसीज होंगी, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे, वो सब और सब हेड ऑफिस लेगा, ब्रांच अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले सकती। यानी कि ब्रांच के संबंध में जितनी भी डायरेक्शंस होंगी वो तमाम डायरेक्शंस हेड ऑफिस देगा, और ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, उन डायरेक्शंस को, उन पॉलिसीज को जो कि हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, ये ब्रांच का काम है। तो तुमने देखा ब्रांच कंप्लीटली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है, यहां तक ठीक है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा, डिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस, as the name suggests, as the name suggests, as the name suggests, जैसा कि पता लग रहा है, as the name suggests, as the name suggests, dependent branches are those, dependent branches are those which are completely dependent upon head office, which are completely dependent upon head office। कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, ये लाइन को जरा आपने ध्यान देना है, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस, जिसका कि मतलब मैं बताने की कोशिश भी कर रहा था।
तो कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस का क्या मतलब है, जरा यहां समझने की कोशिश करें। कंप्लीट डिपेंडेंस, कंप्लीट डिपेंडेंस रिफ्लेक्ट्स, क्या दिखाता है, क्या शो करता है? कंप्लीट डिपेंडेंट रिफ्लेक्ट्स दैट ऑल दी गुड्स रिक्वायरमेंट, जो कि मैं बता रहा था, ऑल दी गुड्स रिक्वायरमेंट, ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए, ऑल दी गुड्स रिक्वायरमेंट, ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए, ऑल दी गुड्स रिक्वायरमेंट shall be met by head office, shall be met by head office। इसका मतलब है कि ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी गुड्स नहीं खरीदेगी। ब्रांच को जितनी भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो हेड ऑफिस को टेलीफोन करेगी और हेड ऑफिस उनको गुड्स भेज देगा। ब्रांच को ये अधिकार नहीं है कि खुद मार्केट में जाकर के गुड्स खरीद ले। यहां तक ठीक। फिर मैंने बताया था ब्रांच को जितने भी खर्चों के लिए कैश चाहिए वो कैश हेड ऑफिस भेजेगा। डेट all the expenses of the branch, all the expenses of the branch, all the expenses of the branch, all the expenses of the branch shall be met by head office, shall be met by head office। ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को निपटने के लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा। ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं करेगी। बेटे हम डिपेंडेंट ब्रांचेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस का रियलिटी में मीनिंग क्या है। ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे ब्रांच के संबंध में, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे ब्रांच के संबंध में, वो सारे पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार किसको होगा? हेड ऑफिस को होगा। ऑल द पॉलिसी डिसीजंस, ऑल द पॉलिसी डिसीजंस, ऑल द पॉलिसी डिसीजंस with respect to branch, with respect to branch shall vest in the hands of, shall vest in the hands of head office। ब्रांच के संबंध में जितने भी पॉलिसी डिसीजंस हैं उन डिसीजंस को लेने का अधिकार जो होगा वो हेड ऑफिस का होगा। ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी डायरेक्शन हेड ऑफिस उसको दे रहा है और जो भी पॉलिसी किसी चीज को बना करके ब्रांच के सामने रख रहा है, ब्रांच मैनेजर का काम है कि अपनी काबिलियत के अनुसार उन तमाम पॉलिसीज को, उन तमाम डायरेक्शन को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। यानी कि इन तीन चीज़ को देखने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए वो क्या समझ में आनी चाहिए कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हम देखेंगे, चाहे कोई भी सिस्टम हो, हम देखेंगे इसके अंदर बाद में तीन सिस्टम, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम या फिर जिसको तुम लोग फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहते हो। तो जितने भी सिस्टम होते हैं इसमें जो अकाउंटिंग होती है वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, ब्रांच की बुक्स में नहीं होगी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी मैं यहां पर लिख देता हूं। मुझे चेक करना पड़ेगा जरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीड कर जाऊं। नहीं, यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इसको इधर की तरफ लिख दिया।
पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में मैंने लिखा एंटायर अकाउंटिंग, एंटायर अकाउंटिंग, एंटायर अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच, WRT, बेटे इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच is done in the books of head office, is done in the books of head office, in the books of head office, जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, करेक्ट, जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। यानी कि ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरीके के कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, डिपेंडेंट ब्रांचेस में जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो किसकी बुक्स में होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। तो बेटे पहले तो डिपेंडेंट ब्रांचेस का मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है, वेरी गुड। अब हम क्या आते हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस, करेक्ट, ये अगला टॉपिक है। तो ये अगला टॉपिक है, मैं तुमने इसके आगे से ही स्टार्ट करना है लेकिन मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग सिस्टम्स अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस, अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो बेटे डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हम अकाउंटिंग सिस्टम देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब मैंने इनिशियली ये चैप्टर अभी स्टार्ट करा तो मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आएंगे। कौन कौन से? यानी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जो 3 अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मैंने अभी अभी बोला डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम, फिर मैंने कहा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटे? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और फिर मैंने कहा होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम। डिपेंडेंट ब्रांचेस को हम एनालाइज कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं ये आपको पता लग गया। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं जो देखने में आते हैं। 3 तरीके के जो अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं? एक तो डेटर सिस्टम होता है, एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता है, और उसके अलावा होलसेल ब्रांच सिस्टम होता है। आप शायद मेरे को देख के हैरत में पड़ गए कि मैं ये क्या देख रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है कि अक्सर मेरे अकाउंटिंग लेक्चर के बीच में एक नॉशनल कैरेक्टर है जो हमेशा आ जाता है। बेटे नॉशनल का मतलब आपको मालूम है? इमेजिनरी। क्या मतलब होता है नॉशनल का मतलब? इमेजिनरी। वैसे नोशन, NOTION, नोशन का लिटरल इंग्लिश में मतलब होता है जैसे हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं इमेजिनरी, वैसे लिटरल इंग्लिश में इसका मतलब होता है ख्याल। जैसे कि मैं कहूँ यू आर अंडर ए रॉन्ग नोशन डेट ब्रांच अकाउंटिंग इज ईजी। आप गलत ख्याली में हैं कि ब्रांच अकाउंट ईजी है। तो नोशन का मतलब वैसे होता है ख्याल, लेकिन अकाउंट्स में जनरली हम इसको इमेजिनेशन के रूप में लेते हैं, करेक्ट। मैंने कहा मेरे अकाउंटिंग लेक्चर्स के बीच में जिन लोगों को, जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, खासतौर से ये उनके लिए, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम है, करेक्ट। मेरी नॉर्मल अकाउंटिंग क्लासेस में आप बार बार देखेंगे कि मैं किसी कैरेक्टर से बात कर रहा हूं, वो आपको तो दिखाई नहीं देगा,
करेक्ट, नो डाउट अबाउट डैट। क्यों नहीं दिखाई देगा सर, क्या वो कोई भूत वूत है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई घोस्ट भी नहीं है, वो कोई भूत भी नहीं है। उसका नाम भी क्या है, बड़े ध्यान से देखें। मैं उसका नाम लिख दूं? बिल्कुल लिख दो, ये नाम है। सर ये तो ड्राइंग है। अरे यार एक मिनट रुको तो सही। राइट, ये हमेशा हैट पहन के रहता है, और जब भी मैं अपनी अकाउंटिंग क्लासेस लूँगा ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे आप लोग कंप्यूटर खोलते ना, अब आजकल तो नहीं होते, लेकिन जब कंप्यूटर नए नए आए थे और लोगों को कंप्यूटर की उतनी नॉलेज नहीं थी, तो उसमें कैरेक्टर आ जाता था, बार बार वो आपको हेल्प करता था। तो कुछ कुछ ये वैसे ही कैरेक्टर है, और ये किसको हेल्प करेगा? मुझको नहीं, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे ये मुझसे पूछता रहता है, और ये बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें भी करता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम पता है क्या रख दिया? अब आपको सुन के हंसना नहीं है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर कार्टून। ओहो, मिस्टर कार्टून, राइट। नाम तो इसका कार्टून है, लेकिन दिमाग इसका बहुत जबरदस्त है, सुपरसोनिक इंटेलिजेंट पर्सन है, और ये बार बार आपकी अकाउंटिंग लेक्चर्स के बीच में आएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँगा किसी से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर किससे बात करने लग गए हैं, ये आपके बिहाफ पे बात चल रही होगी। यहाँ तक ठीक है बेटे? अब जरा ध्यान दें मेरी बात पे। मैंने इसको क्यों बुलाया, या क्यों कहें कि अपने लेक्चर्स के दौरान मैं अधिकतर इसकी हेल्प क्यों लेता हूँ, क्योंकि कई मरतबा आपके दिमाग में सवाल आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों को इसके थ्रू पूछा जाए और उनके जवाब दिए जाएं। जैसे कि मैंने जैसे ही लिखा, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। मैंने आपसे कहा 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, ये मोस्टली हम सब लोगों को मालूम है। इमीडिएटली इसने एंट्री मार दी और इसने कहा सर हमें ये बताइए कि 3 अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? वाई देयर इज नीड ऑफ 3 अकाउंटिंग सिस्टम? एक ही सिस्टम बना देते ना, काम इजी हो जाता। यार मिस्टर कार्टून, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे लेक्चर लेने दिया करो, तुम बीच में बोल करके ना सारे लेक्चर का जो शीन है खराब कर देते हो। अब मिस्टर कार्टून कह रहे हैं सर आप ना कई बार बात को समझा करो, आप सैटेलाइट के थ्रू प्रोग्राम ले रहे हो, बच्चे आपसे इतनी दूर बैठे हुए हैं। अब बच्चे आपसे इतनी दूर बैठे हैं तो बच्चा कैसे पूछेगा? मैं तो बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अभी आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। सर मैं बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम क्यों हैं, और एक ही अकाउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं बना देते? आपका भी काम आसान और मेरा भी काम आसान, और मैं भी आपको तंग नहीं करता। यार मिस्टर कार्टून, तुम जरा समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं तब भी इसका आंसर देता। ओहो सर ऐसी बात है, देन आई एम बिग सॉरी। ओके, अब मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। तो मिस्टर कार्टून इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा आपकी तरफ से। अब मिस्टर कार्टून को मैंने आंसर देना शुरू करा। मिस्टर कार्टून, हमें 3 अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका आंसर मैं ऐसे देता हूं, आपने कभी सफर करा है रेलवे से? यस सर हमने सफर करा है। बताओ रेलवेज में कितनी क्लासेस होती हैं? जनरल क्लास भी होती है, बिल्कुल होती है। जनरल क्लासेस के बाद, यार अपना चेहरा हंसते हुए रखते हो, थोड़ा सा तो उसको डाउन कर लो, सीरियस भी रहा करो। नो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, एक तो जनरल क्लास होती है, एक एक किसी बच्चे ने बताया एसी क्लास होती है, एक ने लिख दिया स्लीपर क्लास होती है, मैं तो भूल ही गया था। खैर, तो 3 क्लासेस होती हैं। इसी तरह आप बाई चांस अगर कभी फ्लाइट से करेंगे तो आप कभी कभी इकोनॉमी क्लास में करेंगे और कभी कभी एग्जीक्यूटिव क्लास में करेंगे। सर हमारी समझ में बात आ गई, क्या मुझे अब आपको आंसर देने की जरूरत है? तो बेटे जिस तरीके से रेलवेज में 3 क्लासेस होती हैं जब हम सफर करते हैं, तो गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि हर व्यक्ति, हर शख्स अपनी अपनी बजट के अनुसार ट्रेवल कर सके। अगर मेरे में ताकत नहीं है एसी क्लास से चलने की, तो मैं किसके थ्रू सफर करूंगा? मैं जनरल क्लास के थ्रू करूंगा, क्वाइट ऑब्वियसली, इजंट इट और नॉट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति अपनी सीमितताओं में रह करके, अपने बजट के दायरे में और पैरामीटर्स में रह करके सफर कर सके। इसलिए रेलवेज में, या हम यूं कहें कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से
कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी 100 ब्रांचेस होती हैं, 100 क्या, कुछ की तो हजार ब्रांचेस होती हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो चुन्नू मुन्नू होते हैं। अब मान लेते हैं दिल्ली में हेड ऑफिस है और दिल्ली के पास ही मान लेते हैं हापुड़ है या गाजियाबाद है, बहुत ही पास में ही है, वहां पर एक ब्रांच है, तो ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ब्रांच अकाउंट करने का मतलब ये नहीं कि एंटिटी बहुत बड़ी है, पहले तो मैं आपके दिमाग से ये ख्याल निकाल दूं। तो एंटिटी कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई बहुत छोटी भी हो सकती है। हर एंटिटी अपने अपने बजट के अनुसार, अपनी अपनी सीमितताओं में रहते हुए, अपने अपने नीड्स के पैरामीटर्स में रहते हुए अपनी अकाउंटिंग कर सके, इसलिए ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम मिस्टर कार्टून बनाए गए हैं। पहले तो ये बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। तो बेटे 3 अकाउंटिंग सिस्टम की या अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक ही सिस्टम हर तरह की एंटिटी पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह की एंटिटी पर एक ही सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खास तौर से उन एंटिटीज के लिए जिनका छोटे पैमाने का स्केल ऑफ ऑपरेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट? अब मुझे ठीक तरह से पता नहीं एग्जैक्टली, शायद तीसरे या चौथे नंबर पर वर्ल्ड की, हम 4th नंबर के लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, हो सकता है तीसरे नंबर के भी हों, तो 3rd या 4th नंबर के हम लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट हैं। इसका मतलब चौथे नंबर पर हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया में है। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपने डबल एंट्री सिस्टम कई बार सुना है मिस्टर कार्टून? यस सर सुना है, वेरी गुड। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम सुना है तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आप जरा कुछ बताओ। सर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या बताएंगे? अपनी हैट को नीचे रखोगे तो बताओगे ना? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम क्वेश्चन पूछना है, मेरा काम आंसर देना है। डबल एंट्री सिस्टम हम बड़ी आसानी से वर्ड यूज कर लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुने। In order to apply complete comprehensive double entry system is not an easy cup of coffee for every entity. मैंने जो कहा उसका आशय यह है कि प्रत्येक एंटिटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फुल फ्लेश्ड डबल एंट्री सिस्टम को अपनाना इतना आसान नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? यार मेरी बात तो पूरी होने दो, तुम बीच बीच में बोल देते हो। इसलिए नहीं होता पूरा बेटा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूंगा तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क, बहुत पैसा चाहिए। हाँ अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई तो थोड़ा चेहरा ऐसा भी तो बनाओ ना, लगे तो सही कि तुम कुछ सोच रहे हो, हंसते हुए रहते हो हमेशा। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम अपनाने के लिए किसी एंटिटी को बहुत पैसा जाया करना पड़ेगा, बहुत वक्त जाया करना पड़ेगा, और इट्स अ वेरी टीडियस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कहने का मतलब है ये इतना आसान काम नहीं है। आपकी बात समझ में आई? तो एक ही सिस्टम हम सारे ऑर्गेनाइजेशन या सारी तरह की एंटिटीज पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ हम कर सकते थे अगर सब एंटिटी एक तरीके की होती, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल, ऐसा हो नहीं सकता, इजंट इट और नॉट? तो इसलिए अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम की हमें जरूरत का एहसास होता है। पहले तो ये बात अच्छी तरह आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। यहां तक ठीक है बेटे? अब आपकी समझ में अगर ये बात आ गई है तो मैं अपने डिस्कशन के दायरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जाहिर है कि अब इन 3 सिस्टम के बारे में हमें जानना भी है, तो अब हमने डिस्कशन का दायरा आगे बढ़ाया और अब हम डेटर सिस्टम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। डेटर सिस्टम, तो पहले हम डेटर सिस्टम के बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं कि डेटर सिस्टम क्या है। डेटर सिस्टम हाँ जी, अब एटलीस्ट आपको इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेटर सिस्टम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, क्योंकि हम अभी डिपेंडेंट ब्रांचेस को ही पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस में 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं। उसमें से एक सिस्टम है डेटर सिस्टम, जो आपने बीकॉम में जिन लोगों ने भी करा है बहुत बार करा है और शायद ये सबसे इजी था। लेकिन जिस तरीके से
और जिस अदा से इसको पढ़ना चाहिए, अब उसकी दो वजह होती है। हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन बीकॉम में उतनी ज़रूरत भी नहीं होती, इसलिए ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बच्चों को, तो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। सही बात है, क्योंकि हम लोगों का अब नेचर ही ऐसा हो गया है, जब तक ज़रूरत नहीं होगी हम करते ही नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ज़रूरत है। अब डेटर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये मालूम होना चाहिए कि डेटर सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक अकाउंटिंग सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2, डेटर सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटिटीज अडॉप्ट करती हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटे पैमाने का है। पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? डेटर सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशंस। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बेटे कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं? सर डेटर सिस्टम, एब्सोल्युटली सर, जो स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस जिनके होते हैं वो लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। राइट यू आर। अब इसका मतलब डेटर सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन हैविंग स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 2, डेटर सिस्टम के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी या ब्रांच की बुक्स में होगी? हेड ऑफिस की बुक्स में, क्योंकि मैं लिख ही चुका हूं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस में जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होती है और ब्रांच की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं होती। यानी कि ब्रांच से संबंधित जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो तमाम की तमाम अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। एक तो आपको ये ख्याल करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद अब आपको क्या मालूम होना चाहिए? डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में सिर्फ दो तरह की अकाउंटिंग एस्पेक्ट को अनफोल्ड करता है। क्या? 1, एक तो हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में केवल एक ब्रांच अकाउंट बनाएगा, यह देखने के लिए कि ब्रांच ने कितना नफा या नुकसान इस अकाउंटिंग पीरियड में कमाया। और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट के अलावा एक ही और अकाउंट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटर्स अकाउंट। वैसे अगर मैं रियल अकाउंटिंग लैंग्वेज को यूज करूं तो मैं यूं कहूंगा कि तमाम अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, नंबर 1। नंबर 2, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है और एक ही लेजर मेंटेन करता है जिसको सेल्स लेजर कहते हैं। दरअसल ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से संबंधित ब्रांच अकाउंट बनाता है और एक ही लेजर मेंटेन करता है जिसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। और बेटे सेल्स लेजर का मतलब आपको मालूम है? सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है? सेल्स लेजर का मतलब होता है, जल्दी से बताओ जरा पहले तो, सेल्स लेजर का मतलब क्या? सेल्स लेजर में हम कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते। सेल्स लेजर में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स यानी कि क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यहां तक ठीक है? इसका मतलब जब मैंने कहा कि हम सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं तो हम उन कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा हुआ है। तो ये कस्टमर कौन है? ये डेटर्स हैं। इसलिए हम कैजुअली कह देते हैं कि हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में एक तो हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और उसके अलावा डेटर्स अकाउंट बनाता है। तो डेटर्स अकाउंट का इनडायरेक्टली मतलब है कि हम एक ही सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं और सारे क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में ब्रांच अकाउंट के अलावा डेटर्स अकाउंट बनाता है और इसीलिए इस सिस्टम का नाम भी डेटर सिस्टम है। ये बात आपकी समझ में आ गई और जैसी ये बात समझ में आई इसका चेहरा भी यूं हो गया, क्योंकि इससे पहले इसको ये बात समझ में नहीं आई थी। समझ में आ गया? तो अब ये बहुत ज़्यादा आपने देखा खुश है क्योंकि इसको पता लग गया इस सिस्टम का नाम डेटर सिस्टम क्यों है। हाँ मिस्टर कार्टून, ये बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। वेरी गुड, पहली बार तुमने मेरी तारीफ तो करी है, वरना हमेशा ही मेरे को क्या बोलते हैं, डिस्क्रेडिट करते रहते हो। खैर कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक मैं बड़ा पॉइंट बेटे आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा पॉइंट क्या है जो आपने अपने दिलो जहन से जाने नहीं देना है? बड़ा पॉइंट ये है कि डेटर सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। क्यों? क्या मुझे बताने की जरूरत है? मिस्टर कार्टून, क्या मुझे बताने की जरूरत है? नो सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे वेरी गुड, मजा आ गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है? क्यों बताने की जरूरत नहीं है? सर मैं आंसर दे सकता हूं, तो दो ना फटाफट। अब मिस्टर कार्टून कहता है कि डेटर सिस्टम कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इस सिस्टम में सर आपने ही तो कहा कि हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में केवल ब्रांच अकाउंट बनाता है और डेटर्स अकाउंट बनाता है, तो इसका मतलब कोई और अकाउंट नहीं बनाए जा रहे हैं, यानी कि कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं बन रहे हैं और उसके अलावा कोई रियल अकाउंट नहीं बन रहे हैं। एम आई राइट? राइट। तो मिस्टर कार्टून ने बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस करा और मिस्टर कार्टून ने मेरी बात को प्रूव और सप्लीमेंट दोनों कर दिया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में सिर्फ ब्रांच अकाउंट और एक ही सेल्स लेजर बनाता है, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई दूसरे टाइप के अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि डेटर सिस्टम जो है एक फुल फ्लेड्स डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ गई बेटे? तो मैंने कहा कि हमें चीज़ों को बहुत इंसाइटफुल तरीके से देखना है और डीपली देखना है। जो जो मैंने बातें अभी बोली उसको आप फटाफट लिखें। डेटर सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय, डेटर सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय organizations having a small scale of operations, organizations having a small scale of operations, small scale of operations, small scale of operations. Under this system, under this system, under this system, entire accounting is done in the books of, is done in the books of हेड ऑफिस। जैसा कि मैंने बताया सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी अकाउंट नहीं मेंटेन करेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक बेटे बात समझ में आ गई? उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मिस्टर कार्टून को थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, ये कभी कभी बीच में आ जाता है तंग करने के लिए। अब मैंने यहां पर लिखा, ये अगला पॉइंट है डेटर सिस्टम का, मैंने यहां पर लिख दिया हेड ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, हेड ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच मेंटेन्स अ ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है, ब्रांच अकाउंट, एंड मेंटेन्स only one ledger, only one ledger, एक ही लेजर मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स लेजर, डेट इज सेल्स लेजर। और मैंने अभी अभी आपको बताया सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है। बेटे सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। अभी अभी मैंने आपको कहा कि सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, और अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का भी इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, अकाउंट्स ऑफ डेटर्स, अकाउंट्स ऑफ डेटर्स। यही मतलब हो गया या नहीं हो गया? इसीलिए हम कहते हैं कि हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और कई बार हम कह देते हैं डेटर्स अकाउंट बनाता है। दरअसल वो डेटर्स अकाउंट नहीं, वो सेल्स लेजर होता है, सारे डेटर्स का अकाउंट होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि डेटर्स अकाउंट बनाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं डिपेंडेंट ब्रांचेस में हेड ऑफिस, डिपेंडेंट ब्रांचेस में हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में
कौन कौन से अकाउंटिंग एस्पेक्ट को अनफोल्ड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा मिस्टर कार्टून? हो वो तो गायब हो गया, चलो आप ही बता दो सर। एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा डेटर्स अकाउंट, टेक्निकली जिसका मतलब है सेल्स लेजर अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो हम कह सकते हैं आपकी भाषा में कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक ब्रांच अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाता है, तो इसीलिए इसका नाम भी डेटर सिस्टम रखा गया है। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज देखने के बाद अब जरूरी हो जाता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि डेटर सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखें। अब मेरे को ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्या मैं इसको मिटा दूं बेटे? मिटा दें इसको? हाँ जी सर मिटा दो। चलो आपने कहा मिटा दो, तो अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है। लाइए, बच्चे कहते हैं सर इसको अब मिटा दो फटाफट। चलो जी, हमने इन सबको मिटा दिया। अब हम अगला टॉपिक क्या देख रहे हैं? अगला टॉपिक हम देख रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स। करेक्ट, अकाउंटिंग सिस्टम्स। अंडर अकाउंटिंग सिस्टम में भी डेटर सिस्टम तो हम कर ही रहे हैं, सॉरी। अब डेटर सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। मैं देख लूँ स्क्रीन पर आ रहा है, आ रहा है। अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी? अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम क्या होता है, डेटर सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जानने के बाद अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक ब्रांच जो कि डेटर सिस्टम पे अपनी अकाउंटिंग करती है, किस तरीके से वो अपनी अकाउंटिंग करेगी। करेक्ट। अब हमारी कहानी का अगला पहलू ये है, तो इसको समझने के लिए आप बेटे यहाँ पर फटाफट ध्यान दें। मैंने क्या करा, इसको समझने के लिए अब आपने लिखना नहीं है, आपने चीज़ को सिर्फ समझना है। करेक्ट। मैंने क्या करा, एक ब्रांच अकाउंट बनाया इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या बनाया? ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहले तो मैंने लिखा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमने बनाया ब्रांच अकाउंट। डेटर सिस्टम में जितनी भी अकाउंटिंग होती है हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, ये आपको मुझसे बेहतर मालूम है। करेक्ट। अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा डेटर सिस्टम के तहत, ये बताया जा रहा है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में, जैसा कि मैंने कहा, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, करेक्ट। और उसके अलावा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक ही लेजर मेंटेन करता है, जिसको हम सेल्स लेजर भी कह सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या जिसको तुम लोग आदी हो बोलने के ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये लिखना है, आप ब्रांच डेटर्स लिख सकते हैं। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा क्या बना रहा है? ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं, यहां तक ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं, या तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हेड ऑफिस किस तरीके से ब्रांच अकाउंट बनाएगा डेटर सिस्टम के तहत।
डेटर सिस्टम के तहत किस तरीके से अकाउंट बनाया जाएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा यहां पर भी ध्यान देते रहे। मान लेते हैं ये करंट अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, करेक्ट। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में पॉसिबली क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में पॉसिबली क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आप ही जरा सोचो, बेटे मैं हेड ऑफिस हूं, आप ब्रांच हो, तो हम लोगों के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती है। भाई एक तो ट्रांजैक्शन ये हो सकती है कि मैं आपको, यानी कि हेड ऑफिस आपको गुड्स भेजेगा, गुड्स सेंट। पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक साल में हेड ऑफिस के बीच में और ब्रांच के बीच में क्या क्या हो सकती है, यही ट्रांजैक्शन हो सकती है। हमने आपको गुड्स भेजे, मान लेते हैं कि हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच बेंगलोर में है। हेड ऑफिस इज इन दिल्ली एंड ब्रांच इज इन बेंगलोर। अब क्या हुआ, हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेजे, एक तो ये ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी पॉसिबल ट्रांजैक्शन ये हो सकती है कि हेड ऑफिस आपको कुछ खर्चे भेजेगा, यानी कि कैश भेजेगा खर्चों को निपटने के लिए, कैश सेंट, करेक्ट। हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान एक अकाउंटिंग पीरियड में पॉसिबल क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा हेड ऑफिस तुम्हें गुड्स भेज सकता है, हेड ऑफिस तुमको यानी कि ब्रांच को कैश भेज सकता है। ये मैं मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब है कि हम भेज रहे हैं। मैं हेड ऑफिस हूं, आप लोग ब्रांच है, मैंने आपको इस साल इतने गुड्स भेजे, इतना कैश भेजा आपके खर्चों को निपटने के लिए। अब कभी कभी क्या हो सकता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में क्या कुछ हो सकता है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेट्स ऑल। मिस्टर कार्टून को भी बुला लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो कई बार बीच में अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है और वो तुम लोगों की ज़्यादा हेल्प करता है, मेरी तो कम करता है, करेक्ट। ये मिस्टर कार्टून यहाँ आ गया चुपके से, अभी वो नहीं कुछ पूछ रहा, वो भी ध्यान से सुन रहा है। हमने ये चीज़ें भेजी, अब मैंने आपको गुड्स भेजे दिल्ली से बेंगलोर, कई बार, और बहुत लंबा फासला है, कई बार गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे इस हालत में पहुंचते हैं कि ब्रांच मैनेजर को यह लगता है कि शायद वो इन गुड्स को उस प्राइस पे ना बेच पाए जो कि हेड ऑफिस एक्सपेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मैंने आपको गुड्स भेजे, मैंने यानी कि हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेजे। इज इट क्लियर टू यू। गुड्स ऐसी हालत में, कुछ गुड्स, सारे नहीं लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हालत में पहुंचे, डैमेज्ड हालत में पहुंचे या ऐसी कंडीशन में पहुंचे कि ब्रांच मैनेजर को लगा कि शायद इन गुड्स को वो उस प्राइस पे ना बेच पाए जो कि उससे हेड ऑफिस एक्सपेक्ट करता है। ऐसी कंडीशन में फिर ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच गुड्स वापस कर सकती है। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न हो गए। हेड ऑफिस ने, अब की बार बेटे मार्क इधर की तरफ है, यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कुछ गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए। इज इट क्लियर टू यू। अब ब्रांच ने और क्या करा, ब्रांच ने इस साल कुछ कैश सेल्स करी, कुछ गुड्स कैश में बेचे। मान लेते हैं 5 लाख रुपए के गुड्स कैश में बेचे और कुछ गुड्स क्रेडिट में बेचे। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी 5 लाख की। भाई ब्रांच का काम क्या है, जो गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है तो उसको आप बेचेंगे ना। कुछ आपने कैश में गुड्स बेच दिए और कुछ गुड्स आपने क्रेडिट में बेच दिए। ध्यान से सुने, बिकॉज आपने कुछ गुड्स कैश में बेच दिए तो जो गुड्स आपने कैश में भेजे उसका पैसा तो आपको उसी वक्त मिल जाएगा, करेक्ट। और मैं मान लेता हूं कि जो गुड्स आपने क्रेडिट में बेचे, इस अकाउंटिंग पीरियड तक, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने तक 5 लाख रुपए के गुड्स में से केवल 4 लाख रुपए का कैश कलेक्ट हुआ। ये तो हमारा सेल है और ये जो अमाउंट है ये कैश कलेक्टेड है।
इसका मतलब इस साल के अंत में जो गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे थे यानी कि डेटर्स, तो हम कह सकते हैं डेटर से 4 लाख रुपए तो मिल गए लेकिन 1 लाख रुपए नहीं मिले इस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक। तो एक साल में या एक अकाउंटिंग पीरियड में हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में पॉसिबली ये ट्रांजैक्शंस हो सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वैसे भी, ये ट्रांजैक्शन है वेरी सिंपल। अब हमने करना क्या है, हम कौन है, हेड ऑफिस हैं, इस बात को भूलना नहीं है। आप लोग हेड ऑफिस हैं, आप अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे, आप हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन आप ब्रांच के नजरिए से अकाउंटिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको गुड्स भेजे तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में पता है क्या लिखेगा, डेबिट साइड में लिखेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया बेटा, अभी मैं बाद में इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख दूंगा। GSTB का मतलब है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो मैंने गुड्स भेजे तो मैंने यहां पर लिख दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जितने रुपए के भी मैंने गुड्स भेजे वो मैं यहां पर लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मेरे को बताओ, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे तो एंट्री क्या हो गई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के रूप में ट्रीट करा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को रियल अकाउंट के रूप में ट्रीट करा जा रहा है। खैर हम अकाउंटिंग के फेर में नहीं जाना चाहते, मैं बड़ा सिंपल सा रूल बता देता हूं। हेड ऑफिस की बुक्स में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हेड ऑफिस किसी भी चीज से अलग होगा तो उसको आपने डेबिट में लिखना है, और हेड ऑफिस किसी भी चीज को रिसीव करेगा तो उसको आपने क्रेडिट में लिखना है। जैसे कि हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को कैश भेजा, हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को कैश भेजा तो बेटे मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या हेड ऑफिस कैश से अलग हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो हेड ऑफिस किसी भी चीज से अलग होगा तो उसको मैं यहां पर डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश। अब मैंने लिखा टू कैश। हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे उनके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है। एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? चाहे ब्रांच की सैलरी का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, ब्रांच के रेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए कैश विल बी डिलीवर्ड बाय हेड ऑफिस। डोंट लेट इट स्किप आउट ऑफ योर मेमोरी। आपको ये चीज भूलनी नहीं है मिस्टर कार्टून, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है अभी तक तो। अब गुड्स रिटर्न, क्या आपकी बार हेड ऑफिस किसी चीज से अलग हो रहा है या हेड ऑफिस को कुछ चीज मिल रही है? अब की बार हेड ऑफिस को कुछ चीज मिल रही है। हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को भेजे, ब्रांच ने उसमें से कुछ गुड्स हेड ऑफिस को वापस कर दिए। तो जब ब्रांच कोई गुड्स हेड ऑफिस को वापस करेगी तो अब की बार हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है, और अभी अभी मैंने कहा कि जब हेड ऑफिस रिसीव करेगा तो उसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बेटे अकाउंट का टाइटल गुड्स सेंड टू ब्रांच ही होगा, यह भूलना नहीं है। हालांकि ब्रैकेट में आप रिटर्न्स लिख सकते हैं, इसका डायरेक्टली आप गुड्स रिटर्न नहीं लिखेंगे। अकाउंट्स का टाइटल गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा क्योंकि आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब एंट्री हो गई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच हमें गुड्स भेज रही है। तो आपकी एंट्री हो गई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं क्या करूंगा, यानी कि जब ब्रांच हमें गुड्स वापस करेगी तो मैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको लिखूंगा। इज इट क्लियर? सिंपल सा रूल है। जब भी हेड ऑफिस किसी चीज से अलग होगा हम डेबिट में लिखेंगे, कोई भी चीज हेड ऑफिस रिसीव करेगा तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब बेटे हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं और रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है ये मैं अपने आप अभी बताऊंगा। रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि रेमिटेंसेस का मतलब क्या है। ध्यान से सुने, रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने इस अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी कैश कलेक्ट करा
और कलेक्ट करने के बाद जो हेड ऑफिस को भेज दिया उसको रेमिटेंसेस बोलेंगे। रेमिटेंसेस का क्या मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने जितना भी कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजा, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस अब की बार कुछ रिसीव कर रहा है। मैंने अभी अभी कहा कि हेड ऑफिस कोई भी चीज रिसीव करेगा तो वी आर गोइंग टू पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो अब पॉइंट ये है कि रेमिटेंसेस के अंदर क्या क्या चीज आ सकती है। बेटे रेमिटेंसेस के अंदर बेसिकली दो चीजें आएंगी। अभी इनिशियल स्टेज में मैं इतना बोलूंगा और बाद में हम इसको और एलोबरेटिव एंगल से देखेंगे। रेमिटेंसेस के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक तो हम बोलते हैं कैश सेल्स, क्योंकि ब्रांच मैनेजर जो कैश कलेक्ट करता है वो दो चीजों से करता है। एक तो कैश सेल से, और हम लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये शॉर्ट फॉर्म में DRS लिखा है। हेड ऑफिस ने जितना भी कैश कलेक्ट करा कैश सेल से और डेटर से, मैंने ये नहीं कहा कैश सेल और क्रेडिट से, मैंने कहा रेमिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, सॉरी। तो कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स विल कॉन्स्टिट्यूट रेमिटेंसेस। इन दोनों को मिलाकर के हम रेमिटेंसेस बोलते हैं, और रेमिटेंसेस का मतलब है कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजना। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच मैनेजर जनरली दो सोर्सेज से कैश कलेक्ट करता है, एक तो कैश सेल से और डेटर से। इस केस में जो मैंने यहां पर लिखा, बताओ रेमिटेंसेस का अमाउंट कितना होगा, 10 लाख या 9 लाख? 9 लाख। दैट इज कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स विच इज 4 लाख। तो टोटल अमाउंट विल बी 9 लाख। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पॉसिबली ये ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में। अब जरा ध्यान दें, अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में बैलेंस कैरीड डाउन, इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ बैलेंस बच जाए। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हमने 5 लाख के गुड्स क्रेडिट में बेचे। मैंने आपको यही बताया था कि हमने 5 लाख के गुड्स क्रेडिट में बेचे और उसमें से 4 लाख रुपए तो हमें मिल गए और 1 लाख के डेटर्स बच गए। यही तो मैंने आपसे कहा। तो इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में कुछ बैलेंसेस बच सकते हैं। अगर अकाउंटिंग ईयर में किसी चीज के बैलेंसेस बचेंगे तो उसको हम ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जनरली जो बैलेंसेस बचते हैं, एक तो स्टॉक का बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस, अधिकतर ये बैलेंसेस बचेंगे। बेटे स्टॉक का क्या मतलब है? हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, अब सारे गुड्स तो बिक नहीं जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में कुछ गुड्स बच जाएं, तो जो गुड्स बचेंगे उनको हम यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे स्टॉक के रूप में। इसी तरह डेटर से सारा पैसा तो कलेक्ट नहीं हो सकता क्रेडिट कस्टमर से अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, तो कुछ पैसा बच जाता है तो वो भी हम यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे। अब बेटे ध्यान से सुने, जो ये बैलेंसेस हैं क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर जब मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ठीक इसी तरीके से इस केस में जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे उनको हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहां पर लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में अगर कोई बैलेंसेस हैं, जैसे कि स्टॉक का, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक जो है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से डेटर्स, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पक्का बात समझ में आ गई? उसके अलावा मैंने कहा कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाता है, करेक्ट? बेटे ब्रांच डेटर्स क्या हैं? एसेट हैं। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज जब एसेट को बढ़ाती है तो हम उसको डेबिट करते हैं,
और कोई भी चीज एसेट को कम करती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बेटे मुझे ध्यान से बताओ, अगर ब्रांच कुछ गुड्स क्रेडिट में बेचेगी तो क्या डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? सर डेटर्स बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। डेटर्स बढ़ते हैं क्रेडिट सेल्स की वजह से। यही वजह है कि क्रेडिट सेल्स हम डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। बेटा ये क्रेडिट लिखा है मैंने। आपने ध्यान दिया कि मैंने क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा है। ब्रांच अकाउंट में हमने कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखा है, क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा है। एक तो ये अभी ध्यान रखना है। डेटर से जब हमें कैश मिलेगा तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स या कैश फ्रॉम डेटर्स मैं डेटर्स अकाउंट में लिख दूंगा। इसी तरह से अगर हम डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दे दें तो डेटर्स कम हो जाते हैं। कुछ डेटर बदमाशी कर देते हैं, बैड डेब्ट्स, वो पैसा ही नहीं देते, तो डेटर्स का बैलेंस बैड डेब्ट से भी कम होगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। इस तरीके से डेटर्स अकाउंट भी बनाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? आपने बीकॉम लेवल में पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंटिंग करता है। जनरली आप लोग क्या करते हैं या आपको क्या बताया जाता है कि भाई ये फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का, अब आप इसको बैलेंस कर लो और अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लो। अधिकतर हम इतना जानते हैं कि ब्रांच अकाउंट को हम बैलेंस कर देंगे और क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो ये प्रॉफिट निकल आएगा, दैट्स ऑल। और तो हमें कुछ पता नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि भाई यहां पर हम डेटर्स अकाउंट भी बनाते हैं, बस इससे ज़्यादा हमें मालूम नहीं होता और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अब आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है जो मैं अब बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कहानी ख़त्म होती है बीकॉम की और अब कहानी स्टार्ट होती है आईपीसीसी की या प्रोफेशनल लेवल के कोर्स की। अब ध्यान दें, अब मिस्टर कार्टून भी मेरे सामने आ गया है। मिस्टर कार्टून ने पहला क्वेश्चन पता है क्या करा? ध्यान से सुनिए। कहता है सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ जी, एक ही बात बताओ। कहता है सर आपने ना ये आइटम डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और क्रेडिट सेल्स, ये 3 आइटम आपने डेटर्स अकाउंट में लिखे हैं लेकिन आपने ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं लिखे हैं? ये क्वेश्चन कार्टून ने पूछ लिया। और कई बारी ये क्वेश्चन आप भी पूछते थे बीकॉम में अपने आप से, लेकिन आपको प्रॉपर रीजनिंग नहीं मिल पाती थी। तो ध्यान से अब मेरी बात को सुने, बहुत ध्यान से मेरी बात को इसलिए सुनना है क्योंकि आपकी बहुत सी चीजों को मैंने क्लियर करना है। पहले तो एक बात आपने अपने दिमाग से जाने नहीं देनी है। पूरी ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं? एक तो हेड ऑफिस और होता है ब्रांच ऑफिस। चलो ब्रांच ऑफिस में थोड़ा यहां बना देता हूं। एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है और होते हैं कस्टमर्स, करेक्ट? अब ध्यान रखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, वो ट्रांजैक्शन कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आ सकती, वो केवल ब्रांच में आ सकती है। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक, जिसका रिलेशन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर्स के बीच में है, वो ट्रांजैक्शन कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकती। मिस्टर कार्टून मुझे एक बात बताओ, आपके और मेरे बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो आपके अकाउंट में और मेरे अकाउंट में तो आ सकती है, लेकिन क्या स्टूडेंट के अकाउंट में आ सकती है? कभी नहीं आ सकती।
भाई अगर ए और बी के बीच में दो ट्रांजैक्शन है, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो उसको सी क्यों रिकॉर्ड करेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी, वो ट्रांजैक्शन कभी भी यहां नहीं आएगी, इसलिए आपको समझना है। ध्यान दें, कस्टमर को गुड्स किसने बेचे? ब्रांच ने बेचे। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि सारे पॉलिसी डिसीजन हेड ऑफिस के हाथ में होते हैं, लेकिन इसमें एक राइडर है। राइडर का मतलब होता है एक एक्सेप्शन, यानी कि एक अपवाद। अपवाद या ये है कि ब्रांच को थोड़ी छूट दी जा सकती है कि जब आप सेल करें तो किसी को डिस्काउंट देना है या किसी को प्राइस थोड़ा कम करके बेचते हैं, तो इस तरह आप बेच सकते हो, तो थोड़ा बहुत छूट जो है ब्रांच को दी जाती है। तो क्रेडिट सेल, डिस्काउंट और बैड डेट्स, ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होती हैं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब मिस्टर कार्टून ने पहले क्वेश्चन के बाद, अब बेटे आपकी समझ में आ गया होगा कि मिस्टर कार्टून मेरे अकाउंटिंग लेक्चर के बीच में क्यों आता है। पहला क्वेश्चन राइट कर दूं? कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन भी है? यस सर है। मिस्टर कार्टून दूसरा क्वेश्चन बताओ। मिस्टर कार्टून ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? कहता है सर जरा जल्दी से ये बताओ, ये जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपने यहां पर लिखा है, तो वो यहां पर भी तो लिखा है। अभी तो आप कुछ कह रहे थे, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। अब मैंने कहा मिस्टर कार्टून, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं है। ध्यान से सुने, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स यहां भी आएगा और यहां भी क्यों आएगा, इसको भी समझना है। क्या समझना है? मैंने कहा कि ब्रांच मैनेजर का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे अपने कस्टमर से, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद हेड ऑफिस को भेज दे। ये मैंने कहा था मिस्टर कार्टून, ये मैंने कहा था। यस सर आपने कहा था। तो बेटे इस ट्रांजैक्शन में तीनों पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं, कस्टमर भी, ब्रांच भी और हेड ऑफिस भी, इसलिए ये यहां पर भी आ रही है और ये यहां पर भी आ रही है। पहले तो ये पॉइंट और ये कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक ठीक है बेटे? दूसरी चीज, अब एक बड़ा पॉइंट मुझे आपको बताना है, और बड़ा पॉइंट मैंने आपको क्या बताना है? बड़ा पॉइंट मैंने आपको क्या बताना है? अब बड़े पॉइंट के बारे में चर्चा क्या होगी, जरा ध्यान से सुने और ध्यान से मेरी बात को समझिए। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को आप मैच करो। अगर कोई डिफरेंस इस तरफ आएगा तो ये नेट प्रॉफिट है, इधर आएगा तो नेट लॉस है। लेकिन अब बेटे आपकी बात एक समझ में आनी चाहिए, इस लेवल पे हमने सिर्फ सरफेशियल स्टडी नहीं करनी है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर ये नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो ये नेट प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, तो आप मुझे कैसे प्रूव करेंगे कि ये नेट प्रॉफिट है? क्या ये नेट प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ये कहता हूं कि नेट प्रॉफिट तो आप सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आपके पास टोटल सेल्स की फिगर हो। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की फिगर हो, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश एक्सपेंडिचर हो या नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो, जब आप उनको माइनस करेंगे तभी तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ सकता है। तो फिर यहां पर ये नेट प्रॉफिट कैसे आ गया, यही तो बड़ा क्वेश्चन है। और मिस्टर कार्टून ने तो कमाल कर दिया, एक क्वेश्चन और पूछ के। मिस्टर कार्टून कहता है कि सर ये बताओ कि ये नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए ये चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, और इसके बिना तो नेट प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो आपने नेट प्रॉफिट कैसे लिखा? फिर मिस्टर कार्टून ने अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया? मिस्टर कार्टून ने अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, इसीलिए मैंने इसको हमेशा अपने साथ रखा है तुम्हारी हेल्प के लिए। मिस्टर कार्टून ने अगला क्वेश्चन पता है क्या पूछा? ये कहता है सर
किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस, किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट के अंदर लिखा जा सकता है क्या? क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी आप ठीक अडॉप्ट कर रहे हैं? ही इज चैलेंजिंग मी, ए पर्सन ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मिस्टर कार्टून मुझे चैलेंज कर रहा है, कह रहा है सर आपने ये गलत लिखा है। अब मैंने कहा मिस्टर कार्टून, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और मैं भी ये जानता हूं कि टेक्निकली किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में लिखना टेक्निकली गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको यहां पर लिखा है। तो कार्टून कह रहा है सर अगर आपको यह बात मालूम है तो फिर आप ये गलत क्यों पढ़ा रहे हो? अब मैंने कहा भैया आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है और तो और आईसीआई के मॉड्यूल में भी ये चीजें यहां लिखी हैं, तो मैं गलत कहां से हूं? अब मैंने मिस्टर कार्टून को जब देखा तो कार्टून ने कहा सर आपकी ना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा चल भाई तू गुस्सा मत हो, मैं तेरे सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, मैं प्रूफ करता हूं कि वैसे तो ये गलत है यहां पर लिखना, लेकिन फिर भी इनको यहां क्यों लिखना पड़ता है, और मैं ये प्रूफ करने की भी कोशिश करूंगा कि ये नेट प्रॉफिट निकला तो कैसे निकला। ये चीजें भी जानना इस लेवल पे बहुत जरूरी है कि ये नेट प्रॉफिट हमारे पास कैसे आया। जैसे कि सबसे पहले समझने की कोशिश करें, मैंने क्या कहा कि ये एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ी देर के लिए आप प्रेज्यूम करो कि मुझे या आपको बहुत तेज भूख लगी है और सामने एक 5 स्टार होटल नजर आ रहा है और मेरी जेब में 5 रुपए भी नहीं है, तो क्या मैं 5 स्टार में जाकर के खाना खा सकता हूं? इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है अगर मैं खैर 5 स्टार में जाता तब भी मैं अपनी पेट की ज्वाला को शांत करता, नो डाउट अबाउट दैट। और अब मेरे को भूख लगी है, पैसे नहीं है, लेकिन पेट की ज्वाला को, भूख को शांत तो करना ही है, तो मैं किनारे वाली रेडी पे चला गया और मैंने वहां खाना खा लिया, ये जानते हुए भी कि वहां पर गंदगी है, मक्खी बिनबिना रही है, करेक्ट, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट भी पी रहा है, लेकिन मेरा मिशन तो एक ही है ना, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई द क्वेंच ऑफ माई टमी। इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तीर से कई निशाने मारना चाहता है। ये अपनी सीमितताओं में रहते हुए अपना प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहता है, क्योंकि अगर मुझे इस तरीके से प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, विच आई एम नॉट अडॉप्टिंग इन दिस केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब आप मेरी बात को समझें, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने खुद मुझसे कहा मिस्टर कार्टून कि प्रॉफिट तो ऐसे ही निकाला जा सकता है। मैंने भी आपकी बात से कहा कि प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जा सकता है। यार अब तो खुश हो जाना, ये चेहरा ठीक नहीं लग रहा तेरा, ऐसे ही कर देते हैं। हाँ जी, अब बताओ क्या मैंने इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है? आप लोग बताएं। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने नहीं लिखा है। बेटा समझने की कोशिश करो, जरा ध्यान से देखो। सपोज आपके पास 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा है, करेक्ट, 10 रुपए का स्टॉक पहले से पड़ा है और मैंने आपको गुड्स भेजे 100 रुपए के, 110 रुपए के गुड्स आपके पास हो गए और उसमें से मान लेते हैं 5 रुपए के गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो अब आपके पास 105 रुपए के गुड्स हैं नेट। मैं हेड ऑफिस जो आपको गुड्स भेज रहा हूं, एक तरीके से आप उसको परचेज मान लो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अब आपके पास 105 रुपए के गुड्स हैं। मान लेते हैं इस साल के एंड में 20 रुपए के गुड्स आपके पास बच गए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने 85 रुपीज के गुड्स बेच दिए। कितने में बेचे उसको छोड़ो, लेकिन इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने बेच दिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए। किसी तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहां पर लाना चाहता हूं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं तभी ला सकता हूं जब मैं ओपनिंग स्टॉक भी लिखूं, जब मैं गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिखूं, जब मैं गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स भी लिखूं और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूं। आपकी बात समझ में आई? मिशन एक ही है।
चाहे मैं 5 स्टार में जाकर के या रेडी के पास जाकर के अपनी भूख शांत करूं, इसी तरह बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव गॉट ओनली वन मोटिव, दे वांट टू कंप्यूट देयर नेट रिजल्ट। अब नेट रिजल्ट कंप्यूट करने के लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम नहीं अडॉप्ट कर सकता। तो अपनी सीमितताओं में रहते हुए मैंने ये गलती तो करी, लेकिन इस गलती से मुझे फायदा यह हुआ कि मैं अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर पा रहा हूं। आपकी बात समझ में आई? इसलिए इस सिस्टम में हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यहां पर लिखते हैं ताकि किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसके अंदर समा सके। यानी कि हम इस सिस्टम के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखते हैं। मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि यह नेट प्रॉफिट कैसे आया। अब मुझे यह बताओ, क्या इसके अंदर मैंने टोटल सेल्स, कैश सेल्स तो मैंने लिखी हैं, क्या मैंने इसके अंदर क्रेडिट सेल्स भी लिखी है या नहीं लिखी है? इस बात का आंसर आप मुझे दो। क्या मैंने इसके अंदर क्रेडिट सेल्स लिखी है या नहीं लिखी है? सर कैश सेल्स तो लिखी है लेकिन क्रेडिट सेल्स नहीं लिखी है। आर यू श्योर? बिल्कुल ठीक। यहां ध्यान दें मेरी बात का। अब जरा यहां पर ध्यान दें बेटे, मैंने कहा ये डेटर्स अकाउंट है। सपोज ओपनिंग डेटर 10 रुपए के है, तो मैं ओपनिंग डेटर एक बार यहां लिखूंगा और मैं डेटर्स अकाउंट में भी लिखूंगा, करेक्ट। फिर मैंने कहा क्लोजिंग डेटर इतने के हैं, 30 रुपए के हैं, और मैंने कहा, ध्यान से सुने, मैंने कहा मैंने इस साल गुड्स क्रेडिट में बेचे 100 रुपए के। इसका मतलब 10 रुपए के डेटर्स पहले से ही हैं और मैंने 100 रुपए की क्रेडिट सेल और करी तो 110 रुपए के टोटल डेटर्स हो गए। 110 रुपए के टोटल डेटर्स में से इस साल के अंत में केवल 30 रुपए के डेटर बचे हैं, तो इसका मतलब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर कितना हो गया? 80 रुपीज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब मेरी बात को और ध्यान से सुने। अगर मैं ओपनिंग डेटर, ओहो ये पेन ही नहीं लिख रहा है, अगर मैं ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ध्यान से दिखें, ये ओपनिंग डेटर्स है, करेक्ट, ये ओपनिंग डेटर है, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है और ये क्लोजिंग डेटर्स है। ये बात समझ में आ गई बेटे आपके? यानी कि अगर मैं ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स यहां लिख रहा हूं, तो इन सब का डिफरेंस क्या बनता है? क्रेडिट सेल्स बनता है। अभी मिस्टर कार्टून आप कह रहे थे कि दूसरे अकाउंट का बैलेंस यहां क्यों लिखना चाहिए, आपकी बात समझ में आ गई। क्योंकि हम किसी तरीके से इसके अंदर सेल्स की फिगर लाना चाहते हैं, क्रेडिट सेल्स की फिगर लाना चाहते हैं। दैट इज द रीजन हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स यहां पर लिखते हैं। इसका मतलब मैंने ब्रांच अकाउंट के अंदर टोटल सेल्स भी लिखी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिखा है, और एक्सपेंसेस तो हम लिखते ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये नेट प्रॉफिट ही आ सकती है। समझ में आया? तो बेटे इस लेवल पे हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि हाँ इसको बैलेंस कर दो, ये नेट प्रॉफिट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ये नेट प्रॉफिट है तो कैसे है। इज इट क्लियर टू यू? तो उम्मीद है कि ये क्लास मिस्टर कार्टून और आप लोगों की समझ में आई होगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होगा, या अगर था भी तो उसको मिस्टर कार्टून ने जरूर पूछा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये क्लास आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आई, नेक्स्ट क्लास हम जारी रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। शाम 7:30 का वक्त है, बल्कि 7:31 हो गए हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम आपसे अलविदा लें। So it's time to say Shabba Khair, Namaste, Sat Sri Akal, and a lovely, lovely good night from here in Delhi.